हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम आपको इग्नू बीए के क्वेश्चन करा रहे हैं। जो इग्नू बीए का ही आपका सब्जेक्ट कोड है ESO 12। ठीक है, ESO 12 जो कि इसका नाम है भारत में समाज सोसाइटी इन इंडिया। इसके लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं और इसके 7 चैप्टर तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ आपके लिए। अगर आपने नहीं देखे हैं उनको तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। आज हम 8th चैप्टर कर रहे हैं। 8th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया जा चुका है। आज इसके बचे हुए क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट का भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि आप ने कुछ और सब्जेक्ट के वीडियो मांगे हैं, पर आपने ये नहीं बताया है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। ना आपने सब्जेक्ट बताया है, ना ही सब्जेक्ट कोड बताया है। तो आप सब्जेक्ट कोड मुझे बताइए, तभी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाऊंगी। तो आप जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं आप उसका कोड बताइए आप मुझे। ठीक है, आप बीए में हैं तो बीए में आपको सब्जेक्ट का क्या है, सब्जेक्ट का नाम और कोड आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो आपको मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज ये 4th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत में पितृवंश परंपरा के सदस्यों के बीच सहयोग और विरोध पर विचार प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, उत्तर भारत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो पितृवंश जो परंपरा है उसके सदस्यों में सहयोग और विरोध की बात आपको बतानी है। सहयोग से आप परिचित होंगे, एक दूसरे की मदद करना, हेल्प करना। ठीक है, सहयोग पितृवंश परंपरा के सदस्यों में सहयोग की भावना विद्यमान रहती है। ठीक है, पितृवंश के जो लोग होते हैं उनकी भी सहयोग की भावना विद्यमान रहती है। यह भावना उनमें यहाँ होने वाले अनुष्ठानिक अवसरों पर या आर्थिक कार्यों के समय देखी जा सकती है। इनके द्वारा अपनाई गई वस्तुओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया में भी सहयोग की भावना का दर्शन होता है। इनकी मकान व निवास स्थान एक दूसरे के निकट ही होने के कारण एक परिवार का दूसरे परिवार में वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता है। बुजुर्ग सदस्य विवाद को सुलझाने में सहयोग करते हैं। ठीक है, घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं वो अगर कोई विवाद हो जाता है, कोई मनमुटाव होता है तो उसे वो सुलझाने का काम करते हैं। इस प्रकार वंश के सदस्यों में दृढ़ता सहयोग बना रहता है। ठीक है, बस आपस में सदस्यों के बीच एक दूसरे के बीच सहयोग की भावना बनी रहती है। लेविस मिंटर्स निकोलस के द्वारा उत्तर भारत में नातेदारी विन्यासों के अध्ययन द्वारा सहयोग का विशद वर्णन प्रस्तुत किया गया है, जो पितृवंश परंपरा के सदस्यों के बीच सहयोग की स्थिति को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो ये तो सहयोग की बात हुई। आप भी जानते होंगे जब हम आपस में मिलजुल के रहते हैं तो एक दूसरे की हर तरह से मदद करते हैं, हर संभव हम एक दूसरे की मदद करते हैं। दूसरा है अब संघर्ष की भावना। ठीक है, पितृवंश में ही संघर्ष की भावना भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो वंश के सदस्यों में सहयोग की भावना होती है, इसीलिए वो एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। ठीक है, सहयोग की भावना के कारण ही हम एक दूसरे की सहायता करते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में उनमें संघर्ष भी उत्पन्न होता है। ठीक है, कुछ ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं जिनमें आपस में मनमुटाव होता है, संघर्ष होता है। एक मायने में संघर्ष नातेदारी की विशेषता है। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं कि जो संघर्ष है वो नातेदारी की विशेषता है। TN मदन 1965, जो TN मदन है इन्होंने 1965 में अपने विचार दिए थे। ने कश्मीर के एक गांव में संयुक्त परिवार के भाइयों के बीच संघर्ष की स्थिति को अपने अध्ययन द्वारा प्रकट किया है। अर्थात प्रतिद्वंद्विता भी नातेदारी के संबंधों में समझने में सहायता करती है। जो प्रतिद्वंद्विता होती है ये भी नातेदारी के संबंधों को समझने में सहायक सिद्ध होती है, ये उनका कहना है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसका 5th क्वेश्चन है।
5th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि नातेदारी शब्दावली के अध्ययन का क्या महत्व है। ठीक है, या नातेदारी शब्दावली के अध्ययन का महत्व आपसे पूछा गया है। तो नातेदारी की अभिव्यक्ति किसी माध्यम से होती है। ठीक है, कहते हैं, कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो नातेदारी है उसकी नातेदारी की अभिव्यक्ति किसी न किसी माध्यम के द्वारा होती है। इस माध्यम के लिए संबोधन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसे नातेदारी शब्दावली कहा जाता है। नातेदारी के संबंधों को व्यवहारिक रखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले इन शब्दों के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। नातेदारी की संरचना को इन्हीं संबोधन युक्त शब्दों के आधार पर समझा जा सकता है। नातेदारी के द्वारा व्यक्ति के जैविकीय तथा सामाजिक संबंधों को पहचानने में सहायता प्राप्त होती है। साथ ही सामाजिक जीवन का संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करती है। नातेदारी शब्दावली और भाषा व संस्कृति का घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपस में मिली जुली होती हैं। नातेदारी शब्दावली और उनकी भाषा संस्कृत का आपस में एक घनिष्ठ एक गहरा संबंध होता है। नातेदारी शब्दावली वक्ता की दृष्टि सीधी आकलन कराती है तथा नातेदारी शब्दावली में प्रयुक्त शब्दों का प्रभाव समझने में सहयोगी होती है। अर्थात नातेदारी शब्दावली व्यक्तियों के आपसी संबंधों का स्पष्टीकरण कराती है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन यहाँ पे 5th खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आप दो से तीन बार वीडियो को देखेंगे तो आपको उतना याद रह जाएगा जितना कि एग्जाम में आपको लिखना जरूरी है। आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप अपने शब्दों में से लिख लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं भी समझ में आता है तो आप उसे छोड़कर मत आइएगा। जितना थोड़ा बहुत आपको समझ में आता है उसे अपने शब्दों में लिखिएगा। अगर आप लिखेंगे तो कोई न कुछ नंबर आपको जरूर मिलेंगे। अगर आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे तब तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। तो आप कोशिश करिए कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना वहाँ पे। ठीक है, और आपके एग्जाम की डेट भी आ गई है। आप डेट शीट इग्नू की वेबसाइट पे जाकर चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपकी एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए। आपकी जब एग्जाम है तो आप देख लीजिए उसे। हाँ, आपकी हॉल टिकट अभी नहीं आई है पर डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। उत्तर भारत में विवाह के चतुर्गोत्रीय नियमों को ज्ञात कराइए। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे चतुर्गोत्रीय नियम पूछे गए हैं। तो विवाह के संदर्भ में उत्तर भारतीय विवाहों में प्रयुक्त 4 गोत्र तक विवाह न किए जाने वाली व्यवस्था को चतुर्गोत्रीय नियम कहा जाता है। इस लाइन को आप ध्यान दीजिए और इसको ऐसे कैसे आप याद रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कि उत्तर भारत में क्या है, चतुर्गोत्रीय नियम किसको कहा जाता है? 4 गोत्रों तक विवाह ना करने के नियम को ही चतुर्गोत्रीय नियम कहा जाता है। इस व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति उस स्त्री से विवाह नहीं कर सकता जो किस से नहीं कर सकता, उसके पिता के गोत्र की हो। ठीक है, पिता के गोत्र की कोई भी लड़की से शादी नहीं की जा सकती है। उसकी माँ के गोत्र की अगर माता के गोत्र की है तब भी नहीं की जा सकती है। उसके पिता की माँ यानी कि आपकी जो दादी होंगी उनके गोत्र की भी किसी लड़की से आप शादी नहीं कर सकते हैं। 4th है, उसकी माँ की माँ मतलब नानी, जो आपकी माता की माता होंगी मतलब आपकी जो नानी होंगी उनके गोत्र की लड़की से भी आप शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये 4 गोत्रों में शादियां नहीं होती है, विवाह नहीं हो सकते हैं। इन्हें ही चतुर्गोत्रीय नियम कहा जाता है। 2 व्यक्तियों द्वारा इन 8 गोत्रों में किन्हीं 2 गोत्रों का संबंध होने पर आपस में विवाह नहीं हो सकता है। इसमें यह स्पष्ट होता है कि बहिर्गोत्रीय विवाह का नियम केवल वंश परंपराओं के सदस्यों में ही सीमित नहीं होता है, बल्कि उनके
बाहर कुछ अन्य वंश परंपरा के सदस्यों पर भी लागू हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका 6 क्वेश्चन था। लास्ट एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको और दिया गया है, बाकी फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 8th चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट है, ये देख लेते हैं। नातेदारी व्यवस्था को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विभिन्न रीतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे नातेदारी व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए आपसे कहा गया है, और उसकी अलग अलग रीतियां क्या है उनको बताना है आपको। तो नातेदारी की रीतियों के द्वारा नातेदारों से हमारे संबंधों को व्यक्त किया जाता है और उनके होने वाले व्यवहार का पता चलता है। अर्थात नातेदारी की रीतियां दो संबंधियों के बीच संबंधों का व्यवहार है, जो इस प्रकार है। आप हेडिंग को ऐसे हाईलाइट करके लिखेंगे। ठीक है, परिहार संबंध पहला क्या है, पहली हेडिंग आपकी है परिहार संबंध। इस रीति के अंतर्गत वे संबंध आते हैं जो प्रत्यक्ष व आमने सामने के संबंध नहीं होते हैं। ठीक है, आप परिहार में से इतना से याद रखिए कि ऐसे संबंध आते हैं जो कि प्रत्यक्ष या आमने सामने के संबंध नहीं होते हैं। इसमें नातेदारों को आपसी संबंधों में दूरी बनाए रखनी होती है। ये आपस में दूरी बना के रखते हैं, कहने का मतलब ये है जैसे कि सास बहू, सास दामाद के संबंध होते हैं। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट है परिहार संबंध। ठीक है, इनमें आप ध्यान दीजिए परिहार और परिहास। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। परिहार संबंध, इसमें दो नातेदारी संबंधों पर बल दिया जाता है, जैसे देवर भाभी। परिहास का मतलब होता है हंसी मजाक। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि परिहास करना मतलब होता है हंसी मजाक करना। ठीक है, तो इसमें कौन से संबंध आते हैं, जैसे देवर भाभी, जीजा साली, साला बहनोई। ठीक है, इस तरह के संबंध आते हैं, इन्हें परिहास संबंध कहा जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इसमें दिया गया है आपको माध्यमिक संबंध। माध्यमिक संबंध क्या होते हैं, माध्यमिक संबोधन में गांव में इस प्रकार के संबोधन का प्रचलन अधिक होता है। ठीक है, माध्यमिक संबोधन जो होते हैं इस तरह के संबंध गांव में ज्यादा दिखाई देते हैं। इसमें नातेदार को संबोधित करने के लिए किसी अन्य को माध्यम बनाया जाता है, जैसे पति को पुकारने के लिए पत्नी द्वारा बंटी के पिता कहना। ठीक है, जैसे पत्नी जो है वो पति का नाम नहीं ले सकती है, वो पति का नाम नहीं ले सकती है, तो वो किसी तीसरे का को बीच में लाके अपने पति को पुकारती है। ठीक है, आप इस बात से तो आप परिचित भी होंगे, जानते होंगे इस बात को आप, कि पति को पुकारने के लिए पत्नी द्वारा उसके जो भी उसका बच्चा है, बेटा है, बेटी, उसके नाम के द्वारा वो उन्हें पुकारती हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें फोर्थ पॉइंट में क्या दिया गया है, मातुलय। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका है मातुलय। इस प्रकार की रीति में मामा अपनी संपत्ति का अधिकार भांजे को देता है। ठीक है, ध्यान दीजिए मातुलय में क्या है, मातुलय में जो मामा होते हैं वो अपनी संपत्ति का अधिकार किसे दे देते हैं, अपने भांजे को दे देते हैं। ठीक है, अपनी बहन के बेटे को दे देते हैं। इसमें मामा भांजे के संबंधों की प्राथमिकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पितृस्वाश्रय। नेक्स्ट पॉइंट आपका है पितृस्वाश्रय। इस प्रकार की रीति में पिता की बहन का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, पितृस्वाश्रय में क्या है कि पिता की जो बहन होती हैं, मतलब आपकी बुआ है, उनका स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। बच्चों के विवाह भी बुआ कराती हैं और बच्चे बुआ की संपत्ति के अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे हैं वो बुआ की संपत्ति में उनका अधिकार होता है, वो अधिकारी होते हैं जिन्हें बुआ द्वारा ही संपन्न कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट्स में है सहकाष्टी। ठीक है, सहकाष्टी में क्या है, इस प्रकार की रीति में स्त्री के प्रसूता होने पर पति से भी आशा की जाती है कि वह प्रसूता स्त्री के समान व्यवहार करें। ठीक है, इसमें इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सहकाष्ठा में क्या होता है, जब
पत्नी प्रसूता होती है, मतलब तब उसके पति से भी ऐसी आशा की जाती है कि वो भी उसी तरह का व्यवहार करें, जैसा भोजन पत्नी को दिया जाता है वैसा ही पति को भी दिया जाता है। ठीक है, और अलग कमरे में रहना होता है, उसे भी प्रसव समय तक अछूता माना जाता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये आपका 8th चैप्टर था जो यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 9th चैप्टर करेंगे। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।